मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको 1857 की क्रांति के कारण एवं स्वरूप बताया था। आज हम लेंगे विद्रोह की असफलता के कारण। 1857 में अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने का प्रयास असफल रहा। इस समय भारतीय सेना यूरोपीय सेना से 7 गुना अधिक थी। कई स्थानों पर इसे नागरिकों का समर्थन भी प्राप्त हुआ था। विद्रोह इतना आकस्मिक हुआ कि कंपनी सरकार हैरान रह गई। अवध और रुहेलखंड पर तो विद्रोहियों ने कुछ समय के लिए अधिकार भी कर लिया था। इससे विद्रोहियों के साधनों में भी वृद्धि हो गई थी। देश के विस्तृत प्रदेशों में हो रहे विद्रोहों को दबाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त साधन भी नहीं थे। इस पर भी भारतीयों को पराजय का मुंह देखना पड़ा। विद्रोहियों की असफलता के कुछ कारण थे जो इस प्रकार से हैं। पहला, निश्चित योजना का अभाव। विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण यह था कि इसके संचालन के लिए कोई भी निश्चित योजना नहीं थी। संभवतः विद्रोह आरंभ होने से पूर्व कोई योजना अवश्य रही होगी, परंतु विद्रोह क्रमबद्ध नहीं था। फलतः अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह हुए और वे सब बिना सुनियोजित योजना के। विद्रोही आपस में संपर्क नहीं कर सके, इसी कारण वे सुनियोजित ढंग से कार्य नहीं कर सके। विद्रोहियों में वीरता और उत्साह अवश्य था, पर बिना योजना के वह काम नहीं आ सका। दूसरा, योग्य नेतृत्व का अभाव। नाना साहेब, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, तात्या टोपे तथा बहादुर शाह इस विद्रोह के महान नेता माने जाते हैं, परंतु वास्तव में इनमें से कोई भी योग्य संगठनकर्ता तथा कुशल सेनानायक नहीं था। 82 वर्षीय बहादुर शाह शरीर से जर्जर हो चुका था। वह विद्रोहियों का नेतृत्व नहीं कर सकता था। नाना साहेब वीर अवश्य था, अंग्रेज उससे भयभीत भी थे, पर वह समस्त विद्रोहियों को अपने नेतृत्व में नहीं ले सका। झांसी की रानी को युद्धों का अनुभव नहीं था। तात्या टोपे तथा कुंवर सिंह ने निस्संदेह गुरिल्ला युद्ध में योग्यता प्रदर्शित की, परंतु मैदानी युद्ध में वे भी असफल रहे। व्यक्तिगत साहस ही युद्ध में सफलता दिलवाने के लिए पर्याप्त नहीं होता, जबकि ब्रिटिश पक्ष के सामने नेतृत्व संबंधी कोई कठिनाई नहीं थी। ब्रिटिश सेना में नील, हैवलॉक, आउटरम तथा सर जॉन लॉरेंस के समान योग्य सेनापति थे। उन्होंने बिगड़ी हुई स्थिति को भी योग्यतापूर्वक संभाल लिया। नेक्स्ट, तीसरा था सीमित साधन। विद्रोहियों के पास अंग्रेज़ों की तुलना में साधन सीमित थे। उनके पास इतनी अधिक रसद, गोला बारूद तथा आधुनिक अस्त्र शस्त्र नहीं थे जितने कि अंग्रेज़ों के पास थे। भारतीय सैनिक तलवारों और भालों से जहां युद्ध कर रहे थे, वहां अंग्रेज़ सैनिक नवीन राइफलों का प्रयोग कर रहे थे। अंग्रेज़ों के पास अच्छा तोपखाना था, जबकि भारतीय तोपखाने का प्रयोग युद्ध में नहीं कर सके। अंग्रेज़ों को भारतीय नरेशों से आर्थिक और सैनिक दोनों सहायता भी प्राप्त हुई। उधर विद्रोहियों के समक्ष आर्थिक कठिनाई प्रमुख थी। उन्होंने जब लोगों से जबरन धन वसूल करना आरंभ किया तो वे अलोकप्रिय हो गए। आर्थिक कठिनाई के कारण भारतीय विद्रोही न तो समुचित सहयोगी जुटा सके और न युद्ध सामग्री ही खरीद सके। डाक तार व्यवस्था भी इस अवसर पर कंपनी सरकार के लिए वरदान सिद्ध हुई। सूचना भेजने और मंगाने में अंग्रेज़ों ने इसका बहुत उपयोग किया। संकट के समय उचित सूचना मिलने से यह लाभ हुआ कि तुरंत कार्यवाही की जा सकी। दूसरी ओर भारतीय पक्ष के नेताओं के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, इस कारण उनका पक्ष कमज़ोर पड़ गया। नेक्स्ट, निश्चित लक्ष्य का अभाव। पूर्ण विद्रोह काल में विद्रोहियों के सामने अंग्रेज़ विरोधी भावना के अतिरिक्त और कोई लक्ष्य नहीं था। भारतीय सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस तथा अपनी असुविधाओं के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा किया था। मुगल बादशाह बहादुर शाह के पुराने गौरव को पुनः स्थापित करना चाहते थे। नाना साहेब अपनी पेंशन न मिलने के कारण तथा झांसी की रानी गोद
लेने के अधिकार से वंचित किए जाने के कारण युद्ध कर रही थी। सैनिकों तथा जनता द्वारा विद्रोह प्रारंभ कर देने के बाद भी ये नेता अंग्रेज़ों से अपने निजी स्वार्थों तथा लाभों की उचित व्यवस्था चाहते थे। इसके विपरीत अंग्रेज़ों में प्रबल इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास तथा अपने साम्राज्य को बनाए रखने का दृढ़ संकल्प था। नेक्स्ट है सिखों तथा गोरखों द्वारा अंग्रेज़ों को सक्रिय सहयोग। सिखों और गोरखों ने अपने परंपरागत शत्रु मुसलमानों से बदला लेने के लिए अंग्रेज़ों की तन और मन से सहायता की। उन्होंने दिल्ली व लखनऊ को जीतकर विद्रोहियों की कमर तोड़ दी। सिख बड़ी संख्या में अंग्रेज़ी सेना में भर्ती होने लगे तथा अंग्रेज़ों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने क्रांतिकारियों पर गोलियां बरसाईं। दिल्ली पर अंग्रेज़ों ने सिखों की सहायता से अधिकार किया था और दिल्ली पर अधिकार होते ही विद्रोहियों को निराशा ने घेरना आरंभ कर दिया था। इसी प्रकार का रुख गोरखों का था। गोरखों ने अवध और लखनऊ पर आक्रमण करने में अंग्रेज़ों की सहायता की, जिससे विप्लवकारियों की शक्ति कमज़ोर हो गई। नेक्स्ट है विद्रोहियों की सैनिक निर्बलताएं। भारतीय विद्रोही केवल संघर्ष करने में ही रत रहे। दिल्ली पर अधिकार हो जाने पर भी उन्होंने उसके आसपास के प्रदेशों पर अधिकार करने का प्रयास नहीं किया। विजित स्थानों की कोई व्यवस्था नहीं की। अंग्रेज़ों के सैनिक थानों को नष्ट नहीं किया। दिल्ली विजित करने पर उनमें पर्याप्त शक्ति थी। वे दिल्ली से कलकत्ता पहुंचकर तत्कालीन राजधानी कलकत्ता पर अधिकार कर सकते थे। कलकत्ता पर अधिकार कर विद्रोही अंग्रेज़ों के आत्मविश्वास और उसके दृढ़ संकल्प को ठेस पहुंचा सकते थे। उन्होंने पुल भी नष्ट नहीं किए। इस प्रकार उन्होंने अंग्रेज़ी सेना की गति को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। नेक्स्ट है क्रीमिया युद्ध की समाप्ति। क्रीमिया के युद्ध में कंपनी सरकार को अपने बहुत से सैनिक यूरोप भेजने पड़े थे, परंतु 1856 में पेरिस सम्मेलन से वहां शांति स्थापित हो गई थी और वहां गए सैनिक भारत लौट आए थे। अतः आगरा और बैरकपुर, जो सैन्यहीन स्थान हो गए थे, वहां पुनः सेना तैनात कर अंग्रेज़ों ने अपनी सैनिक शक्ति को सुदृढ़ बना लिया था। नेक्स्ट है निर्धारित समय से पूर्व विद्रोह करना। नाना साहेब के प्रयासों से विद्रोह की तारीख 31 मई 1857 निर्धारित की गई थी। सब जगह विद्रोह एक साथ करने का निर्णय लिया गया था। अतः यदि यह विद्रोह एक साथ समस्त सैनिक छावनियों पर होता तो कंपनी सरकार को उसका दमन करना अति दुष्कर कार्य हो जाता, परंतु चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग ने इस विद्रोह को निर्धारित समय से पूर्व ही आरंभ कर दिया। परिणामतः अंग्रेज सजग हो गए। अन्य छावनियों के सैनिकों के हथियार छीनकर उन्हें निशस्त्र बना दिया। कई नेताओं को बंदी बना लिया गया। नेक्स्ट है विद्रोह देश व्यापक नहीं बन सका। 1857 का विद्रोह केवल उत्तरी भारत तक ही सीमित रहा। उत्तरी भारत में भी पंजाब, कश्मीर और सिंध भी अप्रभावित ही रहे। दक्षिण भारत इस विद्रोह की चपेट में नहीं आया। ये अप्रभावित प्रदेश एक तरफ तो अंग्रेज़ों के लिए विद्रोहियों को दबाने हेतु सैनिक कैंप बन गए, दूसरी ओर अंग्रेज़ों को अपने सामरिक साधन बड़े पैमाने पर प्रयुक्त नहीं करने पड़े। यदि पंजाब और महाराष्ट्र में यह विद्रोह आरंभ हो जाता तो कंपनी सरकार को यह विद्रोह दबाना अति दुष्कर कार्य हो जाता। नेक्स्ट है देशी नरेशों से सहायता मिलना। यह तथ्य है कि लॉर्ड डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर देशी नरेशों को अपना विरोधी बना लिया था। उनके मस्तिष्क में उनके अस्तित्व की शंका उठने लगी थी, परंतु लॉर्ड कैनिंग ने आते ही राजाओं के दिलों में यह विश्वास उत्पन्न कर दिया कि उनके अस्तित्व के लिए कोई संकट नहीं है। उनके राज्य अंग्रेज़ी राज्य में नहीं मिलाए जाएंगे। पुत्र गोद लेने से नहीं रोका जाएगा। निज़ाम से लिया गया बरार का प्रांत उसे वापस लौटा दिया गया। उसके ऋण को भी माफ़ कर दिया गया। कई नरेशों को कैनिंग ने उपाधियां देकर पुरस्कृत भी किया। अपनी इस कूटनीति से उसने सब राजाओं का दिल जीत लिया था। परिणामतः
विद्रोह के समय भारत के सब नरेश कंपनी सरकार के सहायक हो गए। उन्होंने अपने सैनिक दिए और आर्थिक सहायता भी दी। अपने यहाँ अंग्रेज़ों को शरण दी तथा अपने यहाँ विद्रोह नहीं फैलने दिया। नेक्स्ट है शिक्षित वर्ग की विद्रोह के प्रति उदासीनता। शिक्षित वर्ग युद्ध की दृष्टि से तो उपयोगी नहीं, परंतु वह अपनी बुद्धि व तर्क शक्ति से जनसाधारण में देशभक्ति की भावना जागृत कर सकता था। परंतु अभाग्यवश जो शिक्षित वर्ग था वह इस विद्रोह के प्रति पूर्णतः उदासीन बना रहा। उसने इसमें न तो प्रत्यक्ष ही सहयोग दिया और न अप्रत्यक्ष ही। भारतीय समाज में धर्म और शिक्षा के प्रति जो रूढ़िवादी विचार थे उनके निवारण में इस वर्ग ने कोई सहयोग नहीं दिया। और नेक्स्ट है अंग्रेज़ों की कूटनीति। अंग्रेज़ अपनी कूटनीति के लिए सदा से विख्यात रहे हैं। अपनी कूटनीति से कंपनी सरकार ने अपने विरोधी सिखों और निज़ाम को भी अपना बना लिया। एलनबरो ने सिंधिया का अपमान कर दिया और कैनिंग उससे भयभीत भी था, पर उसे भी कैनिंग ने अपना बना लिया। गोद लेने की प्रथा पर रूठे नरेशों के दिलों में उसने विश्वास उत्पन्न कर दिया। आर.सी. मजूमदार ने अंग्रेज़ों की कूटनीति की भारी प्रशंसा की है और उसे अंग्रेज़ों की सफलता की कुंजी बताया है। तो ये थे 1857 की क्रांति के असफलता के कारण।